ठीक है सर ऑब्जर्वेशन टेबल भी बनाना है क्या? हाँ जी, आपको ऑब्जर्वेशन टेबल भी बनाना है और इसको आप ब्लैंक ही छोड़ दिए, ऑब्जर्वेशन टेबल बना लीजिए। ठीक है, और जैसे कि ओम्स लॉ के लिए आप यस सर। ऑब्जर्वेशन टेबल को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने अब उसका आपको वहाँ पर वर्चुअल लैब में आपको दिखाया था कि किस प्रकार से हमने वैल्यू लिए हैं और किस प्रकार से उसको वैल्यू को लेकर हम उसका वैल्यू को हमने देखा था कि किस प्रकार से उसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आप उसको ऐसा नहीं छोड़ यस सकते सर। हैं ऑब्जर्वेशन टेबल, बस आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते, आपको 4-5 अलग अलग वैल्यू पे उसको लेकर उसका जो डायग्राम है वो प्लॉट करना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल सभी के लिए बनेगा, ठीक है, जिसके लिए रिक्वायर्ड है, जैसे ओम्स लॉ यस के लिए भी बनेगा और किरचॉफ्स लॉ के लिए भी बनेगा। ठीक है, तो प्रॉपर वे में यस आप सर। उसको प्रैक्टिकल बनाते चलें। ठीक है, चलिए मैं एक आपको आज प्रैक्टिकल का आपको यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सभी लोग आई थिंक कनेक्ट हो चुके हैं, है ना? तो चलिए यस मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर अगला आपका जो अगला आपका क्या था लैब मैनुअल में आपका क्या है। रुको मैं एक मिनट देख लेता हूँ अगला आपका है क्या, फिर इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं। आपका सिलेबस एक मिनट में देख लेता हूँ, फिर इसके बाद में हम अभी क्लास का भी अभी पढ़ेंगे, है ना? मैं थोड़ी देर के लिए दिखाऊंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसको आप पढ़ें समझें और उसको अपनी कॉपी में नोट करें। ठीक है, तो बेटा वही सारी चीज़ें हैं, आपका जो आज का प्रैक्टिकल है हमने इसकी स्टडी कर लिया है और इसकी स्टडी ही पॉसिबल है क्योंकि आप तो अभी हमारे पास में हो नहीं कि उसको कुछ चीज़ें परफॉर्म करके दिखाएं, तो इसकी स्टडी तो हम अच्छे तरीके से करवा ही दे रहे हैं और जैसे भी कॉलेज में आना होता है तो वहाँ पर भी चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको आज आज जहाँ तक हो सकता है कि आज जो आपका थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये कंप्लीट मेरे तरफ से होता है बेटा, और आप लोगों ने यदि अच्छे से पढ़ा है, खुद कोशिश किए हो, तो आपका थर्ड लर्निंग आउटकम आपकी तरफ से भी कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपने पढ़ा नहीं है, सिर्फ क्लास में आकर लाइव आकर या वीडियो आकर सिर्फ आपने फॉर्मेलिटी किया है, तो आपकी तरफ से भी कंप्लीट नहीं माना जाएगा। आपको उसको पूरी तरह से पढ़ना है, आपके दिमाग में सारी चीज़ें आना चाहिए। ठीक है, तो अपना थर्ड लर्निंग आउटकम चल रहा है जिसमें हमारा थर्ड लर्निंग आउटकम में ही थर्ड लर्निंग आउटकम का ही एक अपना साइकोमोटर डोमेन है। मोटर डोमेन में आपको वेरिफिकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ एंड डिटरमाइन द ऑल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी फॉर गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट, और आपका इसी में ही एक और एक्सपेरिमेंट है जो कि लिखना है कैलकुलेट द इम्पीडेंस, हाँ, कैलकुलेट द इम्पीडेंस पावर फैक्टर बाय मेजरिंग वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट एंड करंट फॉर गिवन आरएलसी सीरीज सर्किट। ठीक है, तो हम इसको जनरली ऐसे भी कह सकते हैं कि वेरीफाई सीरीज आरएलसी सर्किट। ठीक है, तो इसका मैं आपको स्क्रीन पर इसका आपको स्क्रीन शेयर करके इसके एक्सपेरिमेंट को दिखा रहा हूँ। किसी बच्चे का ही क्लास नोट्स है, तो आप चाहें तो यहाँ से थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन, यस आपको सर। दिखाई दे रही है ना? जी सर। यस स्क्रीन दिखाई दे रही सभी को? देखो, तो यहाँ से है स्टडी ऑफ एसी सोर्स अक्रॉस आरएलसी सीरीज सर्किट। तो ये वही चीज़ है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस, पावर फैक्टर, पावर, ये सारी चीज़ों को आपको इसके अंतर्गत ही सारी चीज़ें करना होता है। ठीक है, कैलकुलेट द इम्पीडेंस, पावर फैक्टर, मेजरिंग वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट एंड करंट फॉर गिवन आरएलसी सीरीज सर्किट। तो आपने ईच के लिए आपने देखा भी है कि किस प्रकार से हम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कैलकुलेट भी किया, सभी के क्रॉस में वोल्टेज का कैलकुलेट किया है, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, इम्पीडेंस के और जो इंडक्टेंस है उसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, तो सारी चीज़ें आपने कैलकुलेट भी आई थिंक किया है ना? तो उसी चीज़ को देखो यहाँ पर स्टडी ऑफ एसी सोर्स अक्रॉस आरएलसी सीरीज सर्किट, तो आपको ये आरएलसी सीरीज सर्किट दिया हुआ है। ये आरएलसी सीरीज सर्किट में ये थ्योरी आपकी आरएलसी सीरीज सर्किट की है ना? फिर इसके बाद में
आपको स्क्रीनशॉट लेते चले सभी लोग, है ना। फिर इसके बाद में मैं क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ। दिखाई दे रहा सभी को कि और जूम करना है? क्यों? सर दिख रहा है। दिखाई दे रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज देखेंगे। नेक्स्ट आपको ये आरएलसी सीरीज सर्किट है। ये आरएलसी सीरीज सर्किट का आपको ब्लैंक पेज में इसको बनाना है, जैसे कि यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, ब्लैंक पेज में आप इसको किसके सामने बनाओगे? जैसे आपने राइट साइड में लाइन वाली पेजेस में आपने उस थ्योरी को लिखा है, और उसी के सामने लेफ्ट साइड के पेज में, ब्लैंक पेज में आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, आ गया सभी को समझ में कहाँ पर लिखना है ये? क्यों? सभी को समझ में आ गया? एक बार बताओ सर, एक बार बताओ। देखो, जहां पर आपने राइट साइड में आपको ब्लैंक पेज दिखाई, जैसे आप कॉपी का पेज ओपन करोगे तो राइट साइड में आपको लाइन वाले पेजेस दिखते हैं, और लेफ्ट साइड में आपको ब्लैंक पेज दिखता है। एक साइड ब्लैंक रहता है ना, और एक साइड आपका लाइन वाला पेज रहता है। सर उसके पीछे वाले तो जो लाइन वाले पेज में आपको थ्योरी लिखना है, और ब्लैंक पेज में उसी के जस्ट सामने आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, ठीक है। यस सर। फिर इसके बाद में आपको इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें, उसके आगे का पेज है, उसी के आगे की थ्योरी है। ठीक है, ठीक है। फिर स्टेप 2, ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट। टेक करंट आई एज द रेफरेंस इज शोन इन द फिगर एबो। जो आपको फिगर दिया है, अभी आपको फिगर दिखाया जाएगा, उस फिगर के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें यहाँ पर सारी वैल्यूज के लिए ये लिखी हुई है यहाँ पर, है ना। ले लिए इसका स्क्रीनशॉट और स्क्रीनशॉट। और जो बेटा मेरे टेलीग्राम में कौन कौन है, टेलीग्राम ग्रुप में जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वो सभी लोग ऐड हैं कि नहीं? यस सर, ऐड है सर। जितने लोग अभी लाइव हैं वो सभी ऐड हैं या नहीं? यस हाँ? सर, है सर। जी सर। तो उसमें भी मैंने बेटा सेंड कर दिया हूँ ना इसका मटेरियल, आप चाहें तो Yes, वहाँ से भी sir. देख सकते हैं। जो टेलीग्राम में जो बच्चा नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। और जो नहीं है वो भी ऐड हो जाए, है ना। टेलीग्राम ग्रुप में सभी लोग ऐड हो जाइए। चलिए, फिर इसके बाद में ये नेक्स्ट पेज है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में मैंने आपको बताया था केस फर्स्ट क्या होता है, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी। जब ये एक्सएल एक्सी के इक्वल हो तो उस कंडीशन में क्या केस होगा, तो आपको ये केस बनेगा। ठीक है, ठीक है। सर। नेक्स्ट आपको फेजर डायग्राम बनाना है। ये देखो इन फेज है, ठीक है। ये केस फर्स्ट है। जब केस एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी था तो वीएल इक्वल्स टू वीसी होगा। तो जो आपका करंट होगा वो वोल्टेज की इन फेज होगा। ठीक है, दोनों एक ही फेज में होंगे। ठीक है। नेक्स्ट केस सेकेंड, जब एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। तो इस केस में आपको यहाँ पर वीएल भी ग्रेटर देन होगा वीसी से। हमने VL की वैल्यू IXL और VC की वैल्यू IXC लिख दिया। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से देख लीजिए। ये सब मैं थ्योरी में बेटा करवा चुका हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इसको ज़रूरत नहीं है आई थिंक। नेक्स्ट ये उसी का जो आपका सेकंड केस है, उसी का जो फेजर डायग्राम है। ठीक है, ये उसी के सामने वाले पेज में बनाना, ब्लैंक पेज में जो आपने अभी सेकंड केस पढ़ा उसके सामने ये बनेगा डायग्राम। फिर इसके बाद में ये आपको केस थर्ड दिखाया गया है। केस थर्ड में जब एक्सएल इज लेस देन एक्सी, या बोल सकते हैं एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल। जब एक्सी का मान अधिक हो और एक्सएल का मान एक्सी से कम हो, तो उस केस में यहाँ पर आपको केस थर्ड दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद में इसका फेजर डायग्राम है, जो केस थर्ड है उसका फेजर डायग्राम। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ से जो थर्ड केस का यहाँ पर डेरिवेशन है, थर्ड केस में क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, फिर इसके बाद में तो इतना है, आपको ये नोट करना है एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड में। हाँ, हेलो, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? हेलो, नो सर, कोई नहीं होगा। हो गया सभी का?
सभी लोगों ने ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। क्यों? यस सर। हाँ हाँ सर ले लिए सर। ठीक है, तो ये आपका थर्ड एक्सपेरिमेंट होगा और इसका जो आपने स्टडी कर लिया है, आपने इनके न्यूमेरिकल्स भी कर लिया है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। जिसने भी अभी तक तीनों नहीं लिखा है वो नोट कर लें। मैं कभी भी आपको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके स्कैन करवा के मैं चेक कर सकता हूँ, है ना। तो आप अपना प्रैक्टिकल फाइल भी रेडी रखें, ठीक है। मैं कभी भी मंगवा सकता हूँ और उस दिन सभी की मुझे कॉपी मिलना चाहिए, यस। ठीक है। तो आप रेडी रहें। चलिए तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा होगा, आप लास्ट क्लास में सभी लोगों ने वीडियो लेक्चर देखा था लास्ट क्लास के? यस सर। अच्छा, तो बेटा बताइए कि एक्टिव पावर क्या होती है? एक्टिव पावर। सर सर हम बता सकते हैं? हाँ जी। सर मतलब एक्टिव पावर वह पावर होती है जिसमें इलेक्ट्रिक का कंज्यूमेशन होता है, वही एक्टिव पावर कहलाती है। हाँ जी खुशबू। यस। अच्छा, तो जैसे कौन से ऐसे लोड है, इलेक्ट्रिक लोड, जो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन करते हैं? सर जो हम लोगों के घर जो भी इलेक्ट्रिकल सामान होते हैं वो सभी एक्टिव पावर के अंतर्गत ही उनका मतलब इलेक्ट्रिकल का कंज्यूम करते हैं। हाँ, कोई भी इलेक्ट्रिक लोड जैसे लैम्प, फैन वगैरह वगैरह। यस अच्छा, सर। रिएक्टिव पावर कौन बताएगा? अच्छा, इसकी यूनिट क्या है खुशबू? एक्टिव पावर की यूनिट सर क्या है? किलोवाट। किलो या वाट या वाट, है ना। यस सर। रिएक्टिव पावर क्या होती है? रिएक्टिव पावर क्या होती है? आप लोग अनम्यूट होकर जवाब दे सकते हैं, जिसको भी आता हो। जो जवाब देगा मैं उसी की अटेंडेंस आज इंक्लूड करूंगा, बाकी की नहीं। बताओ जल्दी। क्यों, पता है किसी को रिएक्टिव पावर? यस सर हम बताएं? हाँ जी। सर मतलब रिएक्टिव पावर वह पावर होती है जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी का कुछ भी व्यय नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें खर्च ही नहीं होती है। हाँ, सर मतलब रिएक्टिव पावर वह पावर होती है जिसमें जो एनर्जी होती है वो वेस्ट नहीं होती एक भी, मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज ही नहीं किया जाता है। हाँ, रिएक्टिव पावर ऐसी पावर होती है जिसका हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक लोड यूज नहीं करता है, ठीक है। ये यस। कह सकते हैं कि ये बेस्ट हो जाती है। इस पावर का हमारा कोई यूज नहीं है, ये यूजलेस पावर कहलाती है, यस ठीक सर। है। ये यस। यूजलेस पावर होती है। देखो, मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ किसको अपन रिएक्टिव पावर बोलेंगे। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे प्रैक्टिकली चीज। तो देखो, जैसे आपके घरों में कंडक्टर लगा हुआ है, तार लगे हुए हैं, जहां से आप पावर किसी भी लैंप को, किसी भी फैन को, किसी भी वाटर हीटर को, कूलर को, टीवी को, किसी भी वायर के माध्यम से आप दे रहे होते हैं, जिसको अपन कंडक्टर बोलते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिक पावर को कंडक्टर के माध्यम से उस फैन या लैंप को प्रोवाइड करते हैं, तो जो इस पावर का कंजप्शन करके वो हमारा लैंप ग्लो करने लगता है या फैन हमारा स्टार्ट हो जाता है, तो वो किसके कारण हो रहा है? वो एक्टिव पावर कारण हो रहा है। लेकिन पावर का कुछ हिस्सा उस वायर से जाते, उस लैंप तक या उस लोड तक जाते जाते वेस्ट हो जाता है। तो जो वायर में जो एनर्जी बीच में वेस्ट हो जाती है, जिसका हमारा लोड यूज नहीं कर पाता है, उसको हम रिएक्टिव पावर बोलेंगे, ठीक है। जो उस वायर में ही वेस्ट हो जा रहा है, यस सर। ठीक है, यूजलेस पावर है वो, ठीक है। क्लियर है सभी को? जिसका उपयोग यस सर। हमारा कोई भी लोड जिस पावर का यूज नहीं कर पाता है, यूजलेस हो जाती है, जो बेस्ट चली जाती है, ठीक है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। मतलब यस कह सकते हैं कि ये यूजलेस पावर है, वॉटलेस पावर। इसकी कोई वॉटलेस पावर, इसको यूनिट तो कहा जाए तो यूनिट तो किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होती है, ठीक है। इसकी यूनिट किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होती है, लेकिन ये यूजलेस पावर होती है, जो कि हमारे लोड के द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यस सर। क्लियर है सभी को?
क्यों आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? ठीक है, तो जो हमारे सिस्टम में सर्किट में बेस्ट चली जाती है, जिसका उपयोग हमारा कोई भी लोड नहीं कर पाता जिस पावर का, उसको हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। इसकी जो यूनिट होती है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, kVAR होता है। ठीक है, इसको हम Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है कैपिटल Q इक्वल्स टू VI साइन फाई। ठीक है, हाय। यस सर। अरे भाई आवाज आ रही कि नहीं? आ रही सर। हाँ ठीक है, तो अब हम इसके बाद बात करेंगे एपरेंट पावर। तो एपरेंट पावर क्या होती है? जो मैक्सिमम पावर होती है, मतलब जब कॉस फाई का मान यूनिटी हो जाए, इट मीन्स कि जब हमारा इम्पीडेंस रेजिस्टेंस आर के इक्वल हो जाए, तो उस केस में आपको एपरेंट पावर मिलेगी। ये आभासी शक्ति होती है, एक्चुअल में एसी सर्किट में कोई ऐसी पावर नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ हम इसका आभास करते हैं, क्योंकि यदि एसी सर्किट है तो वहाँ पर कहीं कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होगा, कैपेसिटेंस होगा, तो उस कारण से हमको यहाँ पर एपरेंट पावर मतलब कॉस फाई का मान 1 नहीं हो पाएगा, जिससे हमको एपरेंट पावर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये एक्चुअल में जो आभासी शक्ति होती है ये हमारे डीसी सर्किट में होती है। मतलब आभासी शक्ति को हम ऐसे, एपरेंट पावर को ऐसे डिनोट करते हैं, एस इक्वल्स टू वी इंटू आई होती है। और डीसी सर्किट में आपने देखा था जहाँ पर डीसी सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर करंट और वोल्टेज के प्रोडक्ट को ही, करंट और वोल्टेज के गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। ठीक है, शक्ति बोलते हैं डीसी सर्किट के लिए, उसी को ही यहाँ पर एसी सर्किट में एपरेंट पावर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, थोड़ी देर में मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आगे हम 3 फेज सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? देख पा रहे हो? हेलो, यस सर, दिख रहा है। साउंड आ रहा है मेरा? नहीं आ रहा? आ रहा है सर। फिर क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ। चलो, तो हम 3 फेज सप्लाई सिस्टम के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम इसका एडवांटेज देख लेते हैं, फिर इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके लाभ जान लेते हैं कि क्या क्या लाभ हैं, यदि लाभ होगा तो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, आवाज आ रही मेरी? यस सर। मुझे ऐसा लगता है कि आवाज ही नहीं जा रही तुम लोगों के पास, तो ऐसा मुझे नहीं लगना चाहिए, है ना। एनीवे, तो देखो यहाँ पर आपको एडवांटेज दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर ध्यान दोगे। द अमाउंट ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ गिवन अमाउंट ऑफ पावर मिनिमम इन अ 3 फेज सिस्टम। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि 3 फेज सिस्टम में पावर को ट्रांसफर करने के लिए मिनिमम, यदि हमारे पास 3 फेज सिस्टम है तो पावर को ट्रांसफर करने के लिए हमको मिनिमम कंडक्टिंग मटेरियल की आवश्यकता होती है। ठीक है, हम कम से कम कंडक्टिंग मटेरियल का यूज करके हम अधिक से अधिक पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं 3 फेज सिस्टम के कारण। ठीक है, तो एक हमारा यहाँ पर एडवांटेज मिल गया कि हम
कम से कम कंडक्टिंग मटेरियल का उपयोग करके हम अधिक से अधिक को या गिवन अमाउंट ऑफ पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, फिर Yes, इसके sir. बाद में हम सेकंड इसका एडवांटेज देखेंगे। द इंस्टेंटेनियस पावर इन थ्री फेज सिस्टम नेवर फॉल्स टू जीरो, रिजल्टिंग इन स्मूदर एंड बेटर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लोड। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि जैसे आप सिंगल फेज सिस्टम में देखा होगा कि एक समय के बाद में आप देखा होगा कि करंट का मान जो होता है वो जीरो पे फॉल कर जाता है। ठीक है, जीरो पे फॉल कर जाता है। आपने देखा होगा एक कंप्लीट साइकिल में 2 बार जीरो को गेन करता है अपना एसी साइकिल, साइनोसॉइडल वेव। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। यदि हम थ्री फेज सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो हमको ऐसा कोई भी इंस्टेंट नहीं आता जिसमें हमारी जो वैल्यू है वो जीरो हो जाए। ठीक है, आगे हम वेव के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में थ्री फेज सप्लाई इज रिक्वायर्ड बाय द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। जितनी प्रकार की हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है वहां पर हमें थ्री फेज सप्लाई की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें थ्री फेज सप्लाई का जनरेशन आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती हैं इनका जो लाइफ होता है ये रेजनेस होता है, लॉन्गर लाइफ होती है, हायर टॉर्क और लो इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती हैं ये काफ़ी अच्छी मोटर होती हैं और इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। और जब हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करेंगे तो हमें थ्री फेज सप्लाई की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये हमारे थ्री फेज सप्लाई सिस्टम के एडवांटेजेस हैं। ठीक है, फिर कुछ यहाँ पर और दिए गए हैं कि डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल पावर कैन बी सप्लाइड फ्रॉम द सेम थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो हम थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से हम डोमेस्टिक में भी इसका इस्तेमाल करते हैं और इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल इसका एप्लीकेशन भी काफ़ी होता है। ठीक है, इसका इंडस्ट्री के पर्पस से, कमर्शियल पर्पस से भी थ्री फेज सप्लाई सिस्टम का उपयोग किया जाता है, इसलिए भी हमें थ्री फेज सप्लाई सिस्टम का जनरेशन अति आवश्यक है। ठीक है, थ्री फेज सिस्टम का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, वोल्टेज नियमन होता है, वो भी काफ़ी अच्छा होता है एज कम्पेयर टू सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम। फिर फॉर अ गिवन साइज ऑफ द मशीन द पावर जनरेटेड बाय अ थ्री फेज अल्टरनेटर इज हायर। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि यदि हम सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम से कंपेयर करें तो थ्री फेज सप्लाई सिस्टम का जो जनरेशन है वो भी काफ़ी इफिशियंट होता है, काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी हायर होता है। ठीक है, तो इस कारण से हम थ्री फेज सप्लाई सिस्टम का यूज करते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, देखो ये आपको स्टेटर दिखाई दे रहा है। स्टेटर से मतलब है कि किसी भी अल्टरनेटर या कोई भी जनरेटर है जहाँ पर थ्री फेज एसी जनरेटर है जहाँ पर थ्री फेज सप्लाई को जनरेट किया जा रहा है। ठीक है, ये जनरेटिंग स्टेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थ्री फेज सप्लाई, ये हमारी जो थ्री फेज की जो वेव है वो कुछ इस प्रकार से दिखती है। देखो यहाँ पर ये एक वेव अलग है इसकी, फिर दूसरी वेव है, ये मतलब यहाँ पर थ्री फेज सप्लाई का प्रोडक्शन किया जाता है। तो तीन फेज के लिए अलग अलग आपको देखो वेव फॉर्म दिखाई दे रहे हैं। एक ये कलर का वेव फॉर्म दिखाई दे रहा है, एक रेड कलर का दिखाई दे रहा है और एक ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। ग्रीन, रेड और ब्लू तीनों कलर के लिए, तीनों फेज के लिए अलग अलग इसमें दिखाया गया है वेव फॉर्म। ठीक है, आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. ठीक है, तो देखो मैं इसका डायग्राम आपको बना के एक बार बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक बार मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, यदि प्रॉपर वे में बन जाए तो आप ध्यान दे सकते हैं। अच्छा ये तो लॉक है इसमें,
रुक जाओ 1 मिनट, है ना, इसमें थोड़ा सा वो पेन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको बेटा? हेलो? जी Yes, सर। sir. ठीक है, तो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि 3 फेज सप्लाई को किस प्रकार से जनरेट करते हैं। ठीक है, तो 3 फेज सप्लाई को हम किस प्रकार से जनरेट करते हैं। 1 मिनट ना, कुछ किस बच्चे का फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहा है, एडमिट कर देता हूँ। चलिए ठीक है, हटा दिया। हाँ, तो हम 3 फेज सप्लाई सिस्टम किस प्रकार से जनरेट होता है। देखिए यहाँ पर मैं कुछ आपको डायग्राम दिखाई दे रहा, डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका मान लीजिए ये 2 मैग्नेट रखे हुए हैं, यहाँ पर 2 मैग्नेट रखे हुए हैं। ठीक है, और इसके बीच में हम क्या करते हैं कि कोई भी आर्मेचर या कोई भी रोटर यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर रोटर रखा होता है। यहाँ पर जो इसका स्टेटर में जो वाइंडिंग करके यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से इस एंगल में वाइंडिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे सिंगल फेस के लिए वाइंडिंग हो गई, दूसरे अलग अलग फेस के लिए यहाँ पर वाइंडिंग की जाती है। तो जैसे देखो, जो हमारे
चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करती हैं। मान लीजिए ये एन है, ये एन और ये एस है। यहाँ पर क्लियर डायग्राम नहीं दिखाई दे रहा, मैं उसी समझाने की कोशिश करता हूँ ना जो अपन इसके पहले। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर ये मान लीजिए ये आपका स्टेटर है, ये रोटर होता है, एक रोटर होता है, रोटर के बाहर ये स्टेटर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका रोटर है, ठीक है। ये रोटेट करता है, ये रोटेट करने से ही हमारा जो 3 फेज जो हमारे अल्टरनेटिंग करंट जो जनरेट होता है ये में पैदा होता है, ये रोटेट करने से होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में आपने डीसी मशीन पढ़ लिया है आप सभी लोगों ने, सर शायद अंकित सर आपको पढ़ा रहे थे। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो, आ रही है सर। हाँ तो मैं ये बोल रहा था अभी ये क्लास का टाइम एंड हो रहा है ना, इसके बाद में मैं दूसरा भी आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर से आप लोग ऐड होइएगा। हाँ सर।